हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं क्लास 12 के लिए 12वीं कक्षा के लिए दिगंत भाग 2 में आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। उस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अब यहां पर याद रख लिया जाए, पहला इस लाइन से ही, इस वर्ड से ही पहला ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में आता है कि आखिर अर्धनारीश्वर क्या है। अर्धनारीश्वर पहला चैप्टर की स्टार्ट में अर्धनारीश्वर से कर रहा हूं, और ये अर्धनारीश्वर इस वर्ड से ही आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अर्धनारीश्वर 3 शब्दों से मिलकर बनी है। अर्ध जोड़ नारी जोड़ ईश्वर। अर्ध जोड़ नारी जोड़ ईश्वर। अर्ध मतलब हो जाता है आधा, नारी मतलब हो जाता है मां पार्वती, और ईश्वर मतलब होता है भोले बाबा। मतलब मां पार्वती और भोले बाबा का आधा आधा रूप है, और वो कल्पित रूप है, वो बनावटी रूप है। मतलब शरीर एक है, लेकिन आधा शरीर जो है मां पार्वती का है, और आधा शरीर जो है भोले बाबा का है, और दोनों को मिला दिया है तो बन गया है अर्धनारीश्वर। तो क्वेश्चन आता है कि अर्धनारीश्वर में किन के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर में माता पार्वती और भोले बाबा दोनों का जो है, दोनों का एक कल्पित रूप है, बनावटी रूप है, जो कि आप लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हो, अर्धनारीश्वर देख सकते हो, और आपको स्पष्ट रूप से वो चित्र आ जाएगा। लेकिन आज मैं अर्धनारीश्वर में आप लोगों को सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के जीवनी के बारे में मैं बतला देता हूं। आप देख लिया जाए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ये कहीं और के कवि नहीं है। अर्धनारीश्वर मतलब यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है हमारे बिहार के, हमारे बेगूसराय के, हमारे सिमरिया के, बेगूसराय के ही, हमारे बिहार के ये जो है ये एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर। और बड़ी हम लोगों का सौभाग्य का बात है कि ऐसे ऐसे कवि हमारे बिहार में भी थे, अब तो है नहीं। गर्व होनी चाहिए हम लोगों को अपनी बिहार की मातृभूमि पर कि ऐसे ऐसे कवि ने हमारे बिहार में जन्म लिए और हम लोगों को बहुत सारी चीज को सिखाए। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर के जीवनी के बारे में मैं बतला देता हूं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 में। अगर निधन की बात किया जाए 24 अप्रैल 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर की अगर जन्म की बात किया जाए 23 सितंबर 1908 में, 23 सितंबर 1908 में, और अगर निधन की बात किया जाए तो 24 अप्रैल 1974 में। जन्म स्थान की अगर बात किया जाए सिमरिया नामक गांव, बेगूसराय नामक शहर, और जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। मतलब सिमरिया नामक गांव, सिमरिया जाते भी है आप लोग, सिमरिया घाट सुने भी है। यहां से ट्रेन पकड़ते हैं, अरे सुपौल जिला से ट्रेन पकड़ते हैं और सिमरिया घाट पर उतरते हैं। तो जन्म स्थान की बात किया जाए सिमरिया नामक गांव, बेगूसराय नामक शहर और बिहार नामक राज्य में इनका जन्म हुआ। माता की अगर नाम की बात किया जाए तो माता का नाम है मंडूप देवी, और पिता की अगर बात किया जाए तो पिताजी का नाम है रवि सिंह। माता का नाम है मंडूप देवी एवं पिताजी का जो नाम है उनका नाम है रवि सिंह। अगर पत्नी की बात किया जाए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का,
तो इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। यदि शिक्षा की बात किया जाए, प्रारंभिक शिक्षा मतलब बचपन की शिक्षा गांव में ही किए और उसके आसपास किए, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। जब छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता गांव में ही नाम लिखवा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं और वहीं से अपने लोग जो है, अब तो नियम हो गया है कि बच्चे जब पहले आनी बाड़ी में पढ़ेंगे, आनी बाड़ी में पढ़ेंगे और आनी बाड़ी में पढ़कर तब स्कूल में जाएंगे। अब उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ, सिमरिया में ही हुआ और उसके बाद हुई 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। अभी नहीं कहिएगा कि मोकामा जो है स्टेशन का नाम है, अरे भाई मोकामा तो स्टेशन का नाम ही है, लेकिन स्कूल का भी नाम है। स्कूल का नाम है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए और बीए ऑनर्स जो था इनका हिस्ट्री था, इतिहास था। अगर वृत्ति कामकाज की यदि बात किया जाए, पढ़ाने की बात किया जाए, कामकाज की बात किया जाए, तो ये प्रधानाध्यापक हेडमास्टर भी रहे और वो एचई स्कूल बड़बीघा के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर भी रहे, सब रजिस्ट्रार भी रहे, सब डायरेक्टर रहे, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे और हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने एक कार्य की। अगर साहित्य की अभिरुचि की अगर बात किया जाए तो ये वर्ड से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आप लोग अवश्य इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अर्धनारीश्वर में किनका चित्र का वर्णन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर में माता पार्वती और भोले बाबा का एक बना बनावटी रूप का वर्णन किया गया है। अब यहां पर साहित्य की अभिरुचि की बात किया जाए तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का नाम क्या है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का नाम है छात्र सहोदर। 1925 में निकली थी छात्र सहोदर, पहली कविता प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पहली कविता का नाम क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता का नाम है छात्र सहोदर। उसके बाद जब पटना में रहे तो इन्होंने देश लिखे, जब बेगूसराय में रहे तो प्रकाश लिखे, जब कन्नौज में रहे तो प्रतिमा लिखे। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं इन्होंने प्रकाशित किए। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित और 21 वर्ष की अवस्था में बच्चे ऑनर्स करते हैं, लेकिन 21 वर्ष की अवस्था में रामधारी सिंह दिनकर जी जो है पहली कविता प्रणभंग इन्होंने प्रकाशित किए। इससे पहले मैंने बतला दिया, पहली कविता प्रकाशित हुई थी छात्र सहोदर। रचना काल का समय है 1925, लेकिन यहां पर 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता, मतलब जब इसका उम्र था 21 वर्ष, रामधारी सिंह दिनकर जब 21 वर्ष के थे तो उनकी पहली कविता प्रणभंग जो है वो प्रकाशित हुई। याद रख लेना है, 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पहली कविता लिखे, उस कविता का नाम है प्रणभंग।
अगर कृति की यदि बात किया जाए तो कृतियां की बात किया जाए तो 1929 में उन्होंने प्रणभंग लिखे, 1935 में रेणुका लिखे, 1938 में हुंकार लिखे, 1940 में रसवंती लिखे, 1946 में कुरुक्षेत्र लिखे, 1952 में रश्मि रथी लिखे, 1954 में नील कुसुम लिखे, 1961 में उर्वशी लिखे, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखे, कोमलता और कवित्व 1964 में लिखे, हारे को हरिनाम 1970 इत्यादि और भी है इनकी। अगर कहानी की अगर बात किया जाए तो कहानी की अगर बात किया जाए तो यहां पर मिट्टी के और 1946 में लिखे। अर्धनारीश्वर, देखिए जो अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं यह निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है और अर्धनारीश्वर जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये लिखा गया था 1952 में। अर्धनारीश्वर जो है 1952 में लिखा गया। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखा गया। काव्य की भूमिका 1958 में लिखा गया। वर्ड पीपल 1961 में लिखा गया। शुद्ध कविता की खोज 1966 में लिखा गया और दिनकर जी की डायरी जो है 1973 में लिखा गया। और मैं आप लोगों को बतला दो, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को याद रख लिया जाए। इस लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इस लाइन से ऑब्जेक्टिव आपका रहता है। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या जो देंगे, कृपया इस लाइन अर्धनारीश्वर में इस लाइन को अवश्य आप लोग देख ले। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन अधिकांश पूछी जाती है और पूछी भी गई है। यदि आप लोगों को बिलीव नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक आप पलटिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2018 से ही 100 मार्क का इंग्लिश चला है, 100 मार्क का इंग्लिश चला है और 100 मार्क्स का इंग्लिश चला है। तो पहले मैं 150 मार्क का इंग्लिश बढ़ाता था 2018 से पहले। 100 मार्क का इंग्लिश और 50 मार्क का इंग्लिश चलता था और 50 मार्क का हिंदी चलता था। लेकिन 2018 से ये रूल बदल गई है, 100 मार्क का इंग्लिश और 100 मार्क का हिंदी। और इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके रिजल्ट पर चांद 4 चांद लगा देंगे यदि इनको अच्छी से अगर पढ़ा जाए। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में भी 95 96 क्रॉस करते हैं और यहाँ के बच्चे भी 96 लाए हैं। आप मेरे चैनल पर आवाज देख सकते हैं। तो राज्यसभा के सांसद भी रहे, पद्म भूषण और अलंकरणों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्र कवि के रूप में, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो देख लिया जाए राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। क्वेश्चन को याद रख लेना है। 2027 वाले मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाई और बहनों, ये क्वेश्चन को अब आप लोग देख लेंगे कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। अर्धनारीश्वर में किन दो चित्र का वर्णन किया गया है। ये 2 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं
बतलाते जा रहा हूं कि किस जगह से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अब यहां पर अगले अब राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे, कहानीकार भी थे, कवि भी थे। उनके गद्य में उनकी कविता के गुण, औच, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूप कर्दमिता आदि सहजता और परवाह के साथ मुखरित होते हैं। अब यहां पर मैं उन्हीं को बतला रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिनकर जी जो है छायावधोत्तर युग, दिनकर जी जो है छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि है। दिनकर जी जो है छायावधोत्तर युग, छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि है और भारतेंदु युग के राष्ट्रीय भावधारा के, भारतेंदु युग के राष्ट्रीय भावधारा के, राष्ट्रीय भावधारा के आधुनिक कवि है। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि कविता इन्होंने लिखना शुरू किए 30 के दशक में। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे 30 के दशक में, 30 के दशक में कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिए थे। अब यहां पर कहना जा रहे हैं, अब ज्यादा यहां पर कुछ नहीं यहां पर बतलाऊंगा। अर्धनारीश्वर जो है, अब अर्धनारीश्वर बड़ी अच्छी निबंध है। इसमें यह बतलाया गया है कि नर और नारी में कोई अंतर नहीं है। जितनी नर की जरूरत है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, उनसे कहीं ज्यादा नारी की भी जरूरत है। क्योंकि यदि नारी है तो हमारा समाज है, नारी है तो हम लोग है, नारी है तो नर है। और बड़ी अच्छे तरीका से, बड़ी अच्छी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी जो है नर और नारी के बारे में बतलाए। और एक क्वेश्चन बार बार आता है बिहार बोर्ड में कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ है नर और नारी में बट्टा लग गया है। जब से कृषि का आविष्कार हुआ है नारी जो है वो घर में रहने लगी और नर जो है बाहर कमाने के लिए जाने लगे। और जब कृषि का आविष्कार नहीं हुई थी उससे पहले जो थे नर और नारी मिलकर, दोनों मिलकर जानवर से दोनों मिलकर, दोनों की शक्ति मिलकर जानवर से लड़ा करते थे। पहले जमाने में उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। उस समय नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं था। नर को सूर्य माना गया है तो नारी को चंद्रमा मानी गई है। नारी को शक्ति का भी रूप माना गया है। और नारी के बारे में इतने अच्छे से वर्णन किया गया है कि हम लोग उसके बारे में जितना कहेंगे उतना कम है। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथ्या प्रतीक है जिसमें दिनकर जी अपना मन चिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। और यह उनका प्रिय प्रतीक है। प्राय उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यक्त होता है। अब यहां पर कहना जा रहे हैं कि नर और नारी जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। अब दिनकर जी कहना जा रहे हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है।
जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। आधुनिकता मतलब अंधविश्वासी, आधुनिकता मतलब अब झूठ भरे। आजकल आधुनिक युग में देखिएगा, आजकल आधुनिक युग में क्या हो रहा है, लोग ज्यादा ज्यादा बेईमान हो गए हैं, लोग ज्यादा ज्यादा झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि 10 लोग झूठ बोलते हैं, 11वां लोग को विश्वास हो जाता है, नहीं 10 को बोल रहा है तो सही है बोल रहा है, लेकिन ये गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे राष्ट्र कवि कहना चाह रहे। आधुनिकता मतलब अंधविश्वास। देख लीजिए, आपके किताब में लिखा हुआ है, यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। आजकल किसी के पास नैतिकता नहीं है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। फिर कहना चाह रहे कि आधुनिक वह है, फिर कहना चाह रहे आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं। मतलब आजकल के युग में जातिवाद में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बतला दो, आप अगर हायर पोस्ट पर जाइएगा, ऊंचा पोस्ट पर जाइएगा, तो ऊंचे जाति के लोग मिलेंगे। अब यहां पर कहना जा रहे जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उनकी ही कर्म से नाता है। और इसीलिए गीता में भी कहा गया है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, फल मिलेगा ही। अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा मार्ग आएगा ही, खराब से पढ़ेंगे तो खराब मार्ग आएगा ही। अगर कम पढ़ेंगे तो सिटी रिक्शा चलाना पड़ेगा, कम पढ़ेंगे दूसरों के अंदर में गुलामी बनकर खटना पड़ेगा। पहले जमाने में अंग्रेजों ने हम लोगों को लूटा, अंग्रेज ने हम लोगों को क्या किया, अंग्रेज ने हम लोगों को गुलाम बनाया। और अभी के समय में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई को नहीं देखकर दूसरों का गुलाम बन रहे हैं, दूसरों की बात को मान रहे हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, अच्छी से पढ़ाई करना, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले दिन में आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, दूसरों की गुलामी करने की आदत पड़ जाती है। कहता है कि आधुनिकता वह है जो मनुष्य को समान समझता है। आधुनिकता वह है जो मनुष्य को क्या करता है, समान समझता है। लेकिन आजकल के युग में देख लीजिए, कहावत में कहा तो गया है कि युवा हमारे देश के भविष्य है, लेकिन आजकल के युवा दिनों दिन बर्बाद हो रहे हैं, दिनों दिन बर्बाद हो रहे हैं, गलत नशे की शिकार में जा रहे हैं। इसीलिए हमारे युवा को बचने की जरूरत है। और मैं अगले क्लास में अर्धनारीश्वर का कहानी को आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।